प्रिय छात्र, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग पुनः अभ्यास एक, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, कक्षा 10 का यह पहला अध्याय है। जिसके पीछे जो है हम लोग इस अध्याय में रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा, उसका उदाहरण और उसके 3 क्रियाकलाप और उस क्रियाकलापों के प्रश्नोत्तर का हम लोग अध्ययन किए हैं। रासायनिक समीकरण के बारे में भी अध्ययन किए हैं कि रासायनिक समीकरण हम लोग किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण को कितने प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे आप जानते हैं, शब्द रूप में और प्रतीक रूप में। जैसे देखिए, ये शब्द रूप में लिखा गया है, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ये शब्द रूप में लिखा गया है। और ये किस रूप में लिखा गया है? प्रतीक या सूत्र के रूप में लिखा गया है। ये वाला जो है प्रतीक या सूत्र के रूप में लिखा गया है। तो हमें इसको नहीं पढ़ना है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो है हम पुनः आपको पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे, एक एक लाइन पढ़ाएंगे, आपको बढ़िया समझाएंगे, इसलिए आप घबराएंगे नहीं। देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। इसका कथन यह है कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, माने संतुलित रासायनिक समीकरण का हमारे जीवन में क्या महत्व है, आप ऐसे समझिए। पहले तो यह समझिए कि संतुलित रासायनिक समीकरण, पहले संतुलित किसे कहते हैं। देखिए, समीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक संतुलित होता है और एक असंतुलित होता है। इस संतुलित और असंतुलित दोनों के बारे में मैं पीछे बता चुका हूँ कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। देखिए, उस प्रकार के रासायनिक समीकरण, जैसे मान लीजिए कि यह रासायनिक समीकरण लिखा गया है, ठीक है, और यह अभिकारक है और यह उत्पाद है। आप जानते हैं कि यह अभिकारक है और यह उत्पाद है। और देखिए, ये अभिकारक मतलब बायां दिशा है और यह दायां दिशा है। तो अभिकारक की तरफ किसी तत्व का जितना परमाणु होगा, परमाणुओं की संख्या होगी, यदि उत्पाद की तरफ भी उस तत्व का उतना ही परमाणुओं की संख्या हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। लेकिन यदि अगर परमाणुओं की संख्या अभिकारक और उत्पाद की तरफ बराबर न हो, तो उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देख लीजिए, जिंक इधर कितना है? 1 है। और बताइए, इधर जिंक कितना है? उत्पाद की तरफ 1 है। और हाइड्रोजन 2 है, इधर भी देखेंगे तो 2 है। देखिए, जो नीचे लिखा जाता है ना, उसे परमाणु कहते हैं, और जो आगे लिखा जाता है ना, आएगा तो लिख करके दिखाएंगे, उसे अणु कहते हैं। अगर परमाणु और अणु में कभी भूल जाए तो आप ऐसे याद कर लेना कि अणु अ से चालू होता है, इसलिए वह आगे जो लिखा जाता है उसे अणु कहते हैं, और जो नीचे लिखा जाता है बाद में उसको परमाणु कहते हैं। अब देखिए, सल्फर का गो है? 1 गो है। इधर कितना है? 1 सल्फर है। ऑक्सीजन की संख्या 4 है और इधर ऑक्सीजन की संख्या 4 है। तो आप देखे हैं कि दोनों तरफ, माने अभिकारक की तरफ जो तत्व है उसके परमाणुओं की संख्या जितनी है उतना ही उत्पाद की तरफ है, तो उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित कहते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तो संतुलित असंतुलित आपको बता दिए, वरना पीछे का जो वीडियो है उसमें भी देख सकते हैं। रासायनिक समीकरण, मैं एक बात आपको बता दे रहा हूँ, अगर कोई आपसे पूछे कि रासायनिक समीकरण क्या दर्शाते हैं, तो आप उत्तर दे दीजिएगा, रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाते हैं। देखिए, अगर पूछा जाए कि यह रासायनिक क्या है? समीकरण है। रासायनिक क्या है? समीकरण है। और यह क्या दर्शाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। ठीक है ना? देखिए, आप एक एक करके बढ़िया से देखिएगा, मैं आपको एक एक शब्दों का अर्थ बताते हुए समझाऊंगा, और एक एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होगा। देखिए, इसी का महत्व था। देखिए, रासायनिक समीकरण का महत्व, आपको द्रव्यमान संरक्षण के नियम का स्मरण होगा।
मैं आपसे एक बात बता दे रहा हूँ कि रासायनिक समीकरण का महत्व है द्रव्यमान संरक्षण में। किस में है? द्रव्यमान संरक्षण में। अब देखिए, जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था, किस में पढ़े थे? कक्षा 9 में पढ़े थे। तो आपको यदि द्रव्यमान संरक्षण न समझ में आए तो कोई बात नहीं है। पहले यहाँ पर देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण का यदि कोई महत्व पूछे तो आप कहिएगा द्रव्यमान संरक्षण में। पहला नंबर यह बताइएगा, द्रव्यमान के संरक्षण का अर्थ होता है, देखिए संरक्षण मतलब होता है बचाना, माने द्रव्यमान को बचाना। द्रव्यमान का न तो हम निर्माण कर सकते हैं और न ही उसका विनाश कर सकते हैं। द्रव्यमान का न तो हम निर्माण कर सकते हैं और न ही हम उसका विनाश कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, देखिए यह रासायनिक अभिक्रिया है और उसके इसी को हम यहाँ नीचे लिखे हैं, तो यह रासायनिक क्या है? समीकरण है। तो इसमें किसी तत्व के न तो द्रव्यमान का हम निर्माण कर सकते हैं और न ही उसका हम विनाश कर सकते हैं। ठीक है, तो संतुलित, तो समीकरण संतुलित होगा। यदि नहीं, देखिए होगा, थोड़ा गलती हो गया, देखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। ठीक है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। देखिए जैसे यह तत्व है, यह हाइड्रोजन भी क्या है? तत्व है। सल्फर भी क्या है? तत्व है। और ऑक्सीजन भी क्या है? तत्व है। तो यह जो है कह रहा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे यह रासायनिक अभिक्रिया हो गई, रासायनिक समीकरण है, रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाते हैं। आप पढ़े हैं, रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान। जैसे कहने का मतलब यह है कि यह देखिए उत्पाद है, इधर जो है उत्पाद है और इधर क्या है? अभिकारक है। तो जितना उत्पाद तत्वों का द्रव्यमान होगा, अर्थात कहने का मतलब है कि उत्पाद में जितना जिंक का द्रव्यमान होगा, जितना सल्फर का द्रव्यमान होगा, जितना ऑक्सीजन का द्रव्यमान होगा, जितना हाइड्रोजन का द्रव्यमान होगा, उतना ही द्रव्यमान अभिकारक की तरफ उन तत्वों का भी होगा। क्लियर है? अब देखिए, दूसरे शब्दों में आप दूसरे तरीका से ही बता सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के पहले, देखिए ये रासायनिक अभिक्रिया के पहले है और यह रासायनिक अभिक्रिया के बाद। रासायनिक अभिक्रिया के पहले और रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या रहती है? समान रहती है। इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। कंकाली समीकरण को, कंकाली समीकरण का मतलब क्या होता है? असंतुलित समीकरण को। इसीलिए हम लोग कंकाली समीकरण को संतुलित करते हैं। क्या रासायनिक समीकरण 1.2 संतुलित है? 1.2 देखते हैं। ठीक है, 1.2 देखिए, यह 1.2 है। Mg+O2 एरो मार्क MgO, और इधर देखिए 1.2 है। आप बुक निकाल के बढ़िया से देखेंगे, समझ में आएगा। देखिए कह रहा है कि यह संतुलित है, तो मैं देख रहा हूँ इधर क्या है? अभिकारक है और इधर क्या है? उत्पाद है। तो बताइए, अभिकारक की तरफ मैग्नीशियम कितना है? 1 है। उत्पाद की तरफ मैग्नीशियम कितना है? 1 है। और बताइए अभिकारक की तरफ ऑक्सीजन कितना है? 2 है। और इधर कितना है? 1 है। इसलिए यह जो है संतुलित समीकरण नहीं है, यह कैसा समीकरण है? असंतुलित समीकरण है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने जगह पर। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या रासायनिक समीकरण 1.2 संतुलित है, तो आप कहिएगा नहीं। आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखें। माने अब जो है हम लोग किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सीखेंगे कि किसी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। लेकिन हम संतुलित करने का एक अलग से आपको वीडियो अपलोड करेंगे। प्रयास करेंगे कि इसके बाद, माने यह रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण के महत्व के बाद जो मैं वीडियो आपको अपलोड करूं, वह संतुलित रासायनिक समीकरण का ही होगा कि कैसे हम करेंगे, आपको उसको बढ़िया से बताएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए क्रियाकलाप 1.3, क्रियाकलाप 1.3, अपने माइंड को कुछ घुमाइए, आपको कुछ याद पड़ रहा है?
देखिए जब रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा उदाहरण जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ रासायनिक क्रियाकलाप 1.1, 1.2 और 1.3। इसके बाद देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यह जो है क्रियाकलाप 1.3 है, यही क्रियाकलाप 1.3 है। तो यहाँ पर मैं देखिए बता रहा हूँ 1.3 के शब्द समीकरण को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। देखिए अगर आपको न याद पड़ता हो तो हमें याद पड़ रहा है कि क्रियाकलाप 1.3 क्या है। देखिए एक शंक्वाकार फ्लाक्स है, कैसा है, शंक्वाकार फ्लाक्स है, अभी मैं दिखा दे रहा हूँ। और उसमें जो है जिंक का टुकड़ा डाला है, किसका टुकड़ा डाला है, जिंक का, और उसके ऊपर से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल डाला है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल डाला है और कहा है कि अम्ल का प्रयोग सावधानी से करिए। देखिए अम्ल का प्रयोग हम लोग को हमेशा सावधानी से करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। तो जब हम फ्लाक्स में जिंक का टुकड़ा ले करके, जैसे यहाँ पर जो है देखिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, देखिए यही है, यह जो है इसमें देखिए ये फ्लाक्स हो गया, इसमें जिंक का टुकड़ा डाल दिए और देखिए यह जो है कांच की नली लगाया गया है, कांच की नली लगाया गया है। और जब इसमें हम सल्फ्यूरिक अम्ल डाले हैं, यहाँ पर देखिए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं, तो जो यह जिंक का टुकड़ा होता है ना, जैसे कहने का मतलब है कि उसका आकार अगर थोड़ा बड़ा हो और ऊपर से जब सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे ना तो उसका आकार पहले की तुलना में कुछ छोटा हो जाएगा। अगर कभी आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए एक फ्लाक्स में जिंक का टुकड़ा लेकर यदि उसके ऊपर से हम सल्फ्यूरिक अम्ल डालें या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालें तो बताइए जिंक के टुकड़े के आकार में क्या परिवर्तन होगा, तो आप कहिएगा पहले के तुलना में उसका आकार कुछ छोटा हो जाएगा। और पुनः क्या करेंगे, और अगर उसको हम लोग छूते हैं इसको ना, इसको यदि छुएंगे तो पहले के तुलना में यह गर्म एहसास होगा और इसमें से गैस निकलेगा, हाइड्रोजन। उस प्रश्न को मैं 2 बार बता दिया, आप ध्यान से देखिएगा। अब देखिए क्रियाकलाप 1.3 के शब्द समीकरण को इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए शब्द में लिखा है, अच्छा बताइए शब्द में लिखा है और यह किस में लिखा है, प्रतीक में लिखा है। आपको मैं पीछे ही बताया हूँ लेकिन पुनः बता दे रहा हूँ, बताइए आपको मज़ा इसमें है कि मज़ा इसमें है। देखिए मज़ा इसमें है लिखने में, जानते हैं क्यों, इसमें लिखने से एक फ़ायदा है कि किसी भी तत्व का हमें प्रतीक नहीं याद करना है, ठीक है। और देखिए यह लिखना आसान है, आसान नहीं है, ये कठिन है और ये आसान है, लेकिन यह छोटे में लिखा जा सकता है, इसका खर्च कम आता है, ठीक है ना, और इसमें समय भी कम लगता है, लेकिन इसमें चिन्ह जब याद रहेगा तभी आप इसको लिख पाएंगे। उपयुक्त शब्द समीकरण को निम्नलिखित रासायनिक समीकरण से दर्शाया जा सकता है। ये जो शब्द में है ना उसको प्रतीक में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आइए समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की तुलना करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं पहले समीकरण लिख दे रहा हूँ, Zn प्लस H2SO4 एरो मार्क क्या हो जाएगा, जिंक जो है हाइड्रोजन को हटा देगा, ऐसे लिखेंगे ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका 3 खाना बनाएंगे तत्व का, ठीक है। उसके बाद किसका बनाएंगे, अभिकारक का, और उसके बाद किसका बनाएंगे, तत्व का, अभिकारक का और उत्पाद का, ठीक है। देखिए यह क्या है, अभिकारक है, और बताइए यह क्या है, उत्पाद है। तो तत्व इसमें कौन कौन से हैं, तो देखिए जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ, जिंक Zn, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, हो गया। अब देखिए, अब बताइएगा, इसमें इसी समीकरण को हम लिखे हैं। अब बताइए जिंक कितना है, 1 है। बताइए
हाइड्रोजन कितना है इसमें देखिए अभिकारक की तरफ, तो 2 है। सल्फर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन 4 है। ठीक है। उत्पाद की तरफ देखिए, जिंक कितना है, 1 है। सल्फर कितना है, सल्फर आप देख लीजिए 1 है। और हाइड्रोजन 2 है। और ऑक्सीजन देखिए 4 है। तब ध्यान से देख लीजिए, अभिकारक की तरफ जो तत्व संख्या में जितना था उतना ही उत्पाद की तरफ है। देखिए जिंक अभिकारक में 1 तो उत्पाद में भी 1, हाइड्रोजन अभिकारक में 2 तो उत्पाद में भी 2, और सल्फर अभिकारक में 1 तो उत्पाद में भी 1, और ऑक्सीजन अभिकारक में 4 तो देखिए उत्पाद में भी 4। इस तरह से यह क्या है, संतुलित समीकरण है। ठीक है। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व द्रव्यमान संरक्षण में मैं पढ़ाते वक्त भी बताया था आपको। ऐसे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। जब संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व कहेगा तो आप यही लिखिएगा द्रव्यमान संरक्षण में, और उसके बाद लिखिएगा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया, जैसे ये समीकरण लिखा गया है, ठीक है ना, रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाते हैं, तो इसमें न तो द्रव्यमान का आप निर्माण कर सकते हैं और न ही द्रव्यमान का विनाश कर सकते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जितना द्रव्यमान अभिकारक तत्व का होता है, इधर देखिए यह अभिकारक है, जितना द्रव्यमान अभिकारक का होगा उतना ही द्रव्यमान प्रत्येक तत्वों का, जैसे तत्वों का उतना ही द्रव्यमान उत्पाद की तरफ होगा। या एक और शब्द में कह सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में पहले और बाद के तत्व, रासायनिक अभिक्रिया में देखिए यह पहले है और यह बाद में है। यह पहले है, जब यह था तब इसका निर्माण हुआ, तो रासायनिक अभिक्रिया में पहले, ये पहले हो गया, और बाद में यह हो गया। जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल यह पहले हो गया, और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन यह बाद में हो गया। तो पहले का जो तत्व का परमाणुओं की संख्या है वह बाद के तत्व के परमाणुओं की संख्या के बराबर है। ठीक है। तो इस तरह से रासायनिक समीकरण का महत्व आप लिख सकते हैं। मैं कई चीज़ बताया। एक सबसे पहले आप लिखिएगा द्रव्यमान संरक्षण में, और कहिएगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, अर्थात जितना अभिकारक तत्व का द्रव्यमान होता है, इसका होता है अभिकारक वाला का, उतना ही उत्पाद तत्व का भी द्रव्यमान होता है। या अभिक्रिया से पहले तत्व के परमाणुओं की संख्या और अभिक्रिया के बाद, ये बाद का मैटर है, और उत्पाद तत्वों की संख्या समान होती है। अब देखिए एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि संतुलित रासायनिक समीकरण करने का विधि कितना। देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि, तो देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की 4 विधि है। एक है जांच एवं त्रुटि विधि, पहली विधि है, और दूसरा है आंशिक समीकरण विधि, और तीसरा है संयोजकता विधि, और चौथा विधि है आयनिक समीकरण विधि। माने रासायनिक समीकरण को हम लोग 4 विधियों से हल कर सकते हैं। तो उसमें से जिस विधि को हमें पढ़ना है उसका नाम है जांच एवं त्रुटि विधि, और शेष 3 विधियों का हमको अध्ययन नहीं करना है। और इसका जो है हम लोग अगले क्लास में जब जाएंगे तो इसका अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट मैं फिर अगला वीडियो बनाऊंगा। तो